में हम एंटर कर रहे हैं, दैट इज अ पीसीबी ग्रुप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, खास करके बायोलॉजी हमारा मदर सब्जेक्ट है, राइट। देखो मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, इंचार्ज मेडिकल, आई टेक द सब्जेक्ट ऑफ द बायोलॉजी। और आपके जैसे कुछ प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जिंदगी कुछ 18-19 सालों में ऑलमोस्ट टॉट विद द 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आज हमारी कोशिश होगी कि हम लोग अपने इस सब्जेक्ट का एक नया व्यू समझे। अब व्यू मतलब देखो, जिंदगी के अंदर कुछ थोड़े से 18 साल के अनुभव में, जो आपकी उम्र से तकरीबन 1 या 2 साल ज्यादा होगा, मतलब आसान भाषा में कहूँ कि जब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जाइगोट नहीं बने थे तो सर पहला लेक्चर ले रहे थे, ठीक है। तो आज हम बातों की जगह थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे हो, देखो बातें वो जो मैं कहता हूँ कि अक्सर कानों तक पहुंचे, लेकिन कॉन्सेप्ट वो है जो आदमी के कान के टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के डीएनए के जीन में चली जाए। एक कुछ बात समझ पाएगा शहजाद भाई? क्या बोला सर ने? बातें वो हो जो आदमी के कानों तक पहुंचे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वो है दोस्त जो आदमी के कान के टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मतलब कान का वो पर्दा। अब वो पर्दा किससे बना होता है? सेल से। सेल के अंदर बड़ी कीमती चीज क्या होती है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन। तो मैंने कहा कि बातें वो जो आदमी के कानों तक पहुंचे, लेकिन कॉन्सेप्ट वो है जो आदमी के कान के टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के डीएनए के जीन में चली जाए। इज दैट क्लियर? अरे भाई क्लियर है शहजाद भाई? तो जरा थम्स अप कर दो यार। हैं? उसमें वो रेस हैंड का एक फीचर दिया गया है। हाँ ऐसे देख लिया मैंने मेरे बच्चे को, राइट। तो मैंने मोबाइल से तो जुड़ा हुआ हूँ और लैपटॉप से ऐसे कनेक्टेड है कि मेरे बच्चों के चेहरे मुझे दिख जाते हैं, राइट। तो नारायण एक्यूब्ड है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ आपको हर दिन मदद करेगा। बस खास बात है बेटा कि देखो क्या होता है, आज जब हम नीट के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में लाखों बच्चे बैठते हैं, चंद हजार सीट्स होती हैं। अब एग्जैक्टली कितने बच्चे बैठते हैं? तो तकरीबन 16 लाख बच्चे, राइट। सीट्स कितनी है? तकरीबन 80,000। तो एक बात तो क्लियर है कि 5% सिलेक्शन, राइट। 16 लाख बच्चों के लिए अगर 80,000 सीट हुई तो 5% सिलेक्शन हुआ, 16 पंजा 80 होता है, 16 5 80 होता है। तो इसका मतलब अगर एक ऐसी एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं जब 100 बच्चा बैठेगा, 95 फेल होगा और 5 बच्चा पास होगा, तो बेटा इससे अच्छी एडवेंचर जर्नी कोई लाइफ की हो नहीं सकती। हाँ ये जरूर है कि शुरुआत में देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन देखा जाए तो सोने की कीमत होती है, मिट्टी की नहीं होती, राइट। सोने की कीमत इतनी होती है कि आदमी पूरा जीवन लगा देता है उसको खरीदने के लिए, लेकिन मिट्टी कहीं पर जमीन पर पड़ी होती है, बट उसके बाद को उठाने के लिए हर आदमी तैयार नहीं। हालांकि देखा जाए तो मिट्टी से भी सोना निकाला जा सकता है जब किसान अपनी मेहनत करता है, राइट। तो मेहनत के बल पे आप किसी भी तरह का सोना पा सकते हैं, या तो डायरेक्ट सोना लीजिए या फिर मिट्टी से सोना निकाल लीजिए। सबको बात समझ में आ गई है? फंडा क्लियर हो गया? तो दोस्तों आज मैं जो 9-10 स्टैंडर्ड की आपकी बायोलॉजी का एक जो पहला बेसिक होता है, मैं वहीं से बातचीत का दौर शुरू कर रहा हूँ। बट मेरे बच्चों को एक छोटा सा काम करना होगा, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और वो प्रश्न बड़े आसान से होंगे, आपको कोशिश करनी है। अगर आंसर दे पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पाए तो मैं बताऊंगा। देखो माय पर्पस इज नॉट टू मेक यू अनआंसरेबल। मेरा पर्पस मेरे बच्चों को इस परिस्थिति में नहीं लाना है कि वो आंसर ना दे पाए, बल्कि मेरा पर्पस ये है टू मेक यू अलर्ट विद द क्वेश्चन एंड देन टू द आंसर। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपके सामने कुछ अच्छे प्रश्न लेकर के आऊं और मेरे बच्चों को फिर सोचने का तरीका बताऊं और फिर जवाब तक लेकर के आऊं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे भाई अपना अपना ऑडियो तो ऑन है ना दोस्तों? ऑडियो ऑन है मेरे दोस्तों? शहजाद भाई एकदम क्लियर? ओके। रेडमी 7A, मयंक शर्मा जी आवाज आ रही है दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोर्ड पर एक बड़ी खास चीज बता रहा हूं और उसके पहले एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। प्रश्न ये है, बड़ा छोटा सा प्रश्न है, बड़ा छोटा सा प्रश्न है। मैंने एक सिंपल सा प्रश्न ये पूछा, कोई बच्चा सोच करके बताए कि अगर मैं ये कहूं तो हमारे ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का और हम आउटटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा हूं, मुझे बताओ कि ये बात क्या सही है या गलत है? इतना सा बताना है, 30 सेकंड का समय आपके पास। ये जो मैंने इतनी सी बात बोली 10th स्टैंडर्ड की बात बोली है, और उसी से हम लेकर नए लेवल के डेप्थ पे चले जाएंगे। तो जरा सोच समझ के जवाब देना है। शहजाद से पूछना चाहूंगा, बिहारी दोस्त जरा जल्दी से बता, ये जो मैंने बोला है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये सही है या गलत है? शहजाद अपना वो ऑडियो ऑन कर बेटा, ऑडियो ऑन करके बोल। गलत है सर। गलत है? बहुत बढ़िया। कैसे गलत है दोस्त? क्योंकि सर ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है अंदर में और से गैस जाते हैं अंदर में।
ये बहुत बढ़िया बात। देखो अक्सर लोग क्या मानते हैं, अब अपना ऑडियो ऑफ कर लो बेटा ताकि मेरी बात अच्छे से सुना पाएंगे। चलिए ओके। तो मैं कह रहा था अक्सर लोग क्या करते हैं 9th-10th स्टैंडर्ड पे ऐसा पढ़ लेते हैं कि भाई जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 हम छोड़ते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे नाक में फिल्टर लगा हुआ है और वो बकायदा केवल ऑक्सीजन अंदर जाएगी, राइट? या हम जब अगर एयर बाहर निकाल रहे हैं तो केवल CO2 बाहर निकलेगी। अब सोचो कि अगर ये जो बात अक्सर लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन हम लेते हैं तो वास्तव में तो जहरीली गैस से किसी की मौत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे नाक में तो फिल्टर लगा हुआ उन लोगों के हिसाब से। बट वास्तविकता क्या है, हम एयर लेते हैं विच इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, हम एयर छोड़ते हैं विच इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस अगेन। अब जब हम एयर इनहेल करते हैं तो वी वांटेड टू कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की थोड़ी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जब हम CO2 छोड़ते हैं तो वास्तव में CO2 अकेली नहीं जा रही, वो भी एयर के एक बंडल में जा रही है जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब जो इतनी अच्छी बात शहजाद ने बोली है, मैं यहीं से एक लेवल आगे बढ़ता हूँ शहजाद। अब मैं इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए एक नए लेवल पे क्वेश्चन बेटे के सामने लेकर के आता हूँ, कोशिश करना है, राइट? देखो क्वेश्चन ये है कि जब हम अपने इन्वायरमेंट की बात करें, आप सबने एक क्लास 10th में एक चैप्टर हुआ करता था आर एनवायरमेंट, मैं उसी का रेफरेंस ले रहा हूँ। तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोजन गैस है वो 78%, ऑक्सीजन गैस है वो तकरीबन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, कोशिश करना, आएगा आएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं सब समझाऊंगा। ये बताओ क्या लगता है दिमाग से कि आखिर इस नेचर में 78% नाइट्रोजन की क्यों जरूरत है? या तो ये फैक्ट है जिसको हम याद कर लें, या फिर ये वो समझदारी की जिसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा होता क्या है, जब 11th क्लास में हम बायोलॉजी लेकर के शुरुआत करते हैं तो कई बार लोगों का ऐसा मानना होता है यार इसमें तो याद करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये केवल उन मूर्खों को लगता है जो अक्सर इस सब्जेक्ट की डेप्थ को रियलाइज नहीं कर पाते। इन द लास्ट 18 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ माइंड व्हाट टीचिंग विद द 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया, एक बात आप समझ लो, आज तो पूरी दुनिया मान रही है कि दुनिया के शायद सारे प्रोफेशन बंद हो जाएं, लेकिन एक मेडिकल प्रोफेशन की बातचीत हम देखें तो शायद उसी ने इस कोरोना के पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर पूरी दुनिया को उठा के रखा है। तो वो डॉक्टर वही है जिसने क्लास 11th में पहली बार बायोलॉजी लिया था। दुनिया को लगता है इसमें डायग्राम है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक के कुल जमा 23 से ज्यादा सब्जेक्ट ये रियलाइज कराते हैं कि हमें एक एक सब्जेक्ट की डेप्थ में जाना पड़ेगा। आज जो हम पढ़ते हैं वो बेसिक्स है। जैसे आपने शुरुआत में बचपन में केजी स्टैंडर्ड में पहली बार मैथ्स पढ़ने के लिए भी 1 से लेकर के 100 की गिनती तक और 2 से लेकर के 20 तक के टेबल को 25 बार बात करने की कोशिश करी, बार बार दोहराया। तो शायद हो सकता है कि शुरुआती कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो बहुत बेसिक्स होती हैं, बहुत एलिमेंट्री होती हैं, तो उनको हमें थोड़ा सा शायद जुड़ करके दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। लेकिन देखा जाए तो उन्हीं छोटी छोटी बातों में बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे एक मैंने आपके सामने रखा, कोई बच्चा ट्राई करेगा, मैं से कोशिश करता हूँ। मैं, क्या आप बता पाओगे कि जो नाइट्रोजन है ये आके 78% कैसे दोस्त? नाइट्रोजन जो है वो 78% कैसे है, इसका क्या रीजन लगता है? हाँ बेटा, आखिर ये 78% कैसे है? ये 78% कैसे है? नहीं, शहजाद ट्राई करेगा, शहजाद ट्राई करेगा बेटा। सर नाइट्रोजन से अमोनिया और फिर इससे प्रोटीन अमाइनो एसिड से पूरा लाइफ बना हुआ है सर, आई थिंक इसी वजह से। मेरा प्यारे बेटे, एक थोड़ी सी गड़बड़ करी राजा ने। मैंने पूछा है फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की, सर समझ में आ रहा है कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली है? मैं पूछ रहा हूँ वो हवा में क्यों है, तो मेरा बच्चा बता रहा है वो जमीन में क्यों है। दोनों में हवा और जमीन में कितना अंतर आ गया? देखो मैं फिर बताता हूँ कि हो सकता है इस एग्जाम में 5% सिलेक्शन है, राइट? मैंने बताया, समझाया, हो सकता है भी लगा होगा, लेकिन एक बात बोली गई है, डर के आगे अभी जीत आखिर कैसे है कि एग्जाम निकल जाएगी है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा क्या पॉसिबल? तो दूसरा बेटे पॉसिबल ये है कि हम, जैसे एक बड़ी पुरानी बात कही है, डूब जाओगे तो तर जाओगे। अगर हम सब्जेक्ट में डूब जाए, भाई जो भी एग्जाम निकालता है उसकी बॉडी में तो भी वही 206 हड्डियां हैं, 639 मसल है, 1500 ग्राम का ब्रेन है, राइट? 150 ग्राम की 2 किडनियां हैं, 150 ग्राम की 2 किडनियां हैं और 250 ग्राम का एक हार्ट है।
क्या मैंने बोला जरा समझे, कि जो भी एग्जाम निकालता है उसकी बॉडी में वही 206 हड्डियां, वही 639 मसल, 639, वही 1500 ग्राम का ब्रेन साइज है। सर टेक्निकल इशू है कुछ? वही बात नहीं रे, टेक्निकल इशू कहाँ जाएगा, हम लोग फिर लौट आएंगे। देख एमपी यूपी बिहार राजस्थान वालों को मेहनत पे कौन रोक पाया है, राइट? इसी के कारण तो दुनिया चल रही है, सही बोला है हमने, ठीक है। क्या होगा, नेटवर्क ना तूने बनाया ना मैंने, लेकिन दिल के कनेक्शन तो हम, और वो कैसे बनाएंगे, मेहनत करके। कैसे होगा, बीच में 2 मिनट के लिए नेटवर्क चला गया 1 घंटे की क्लास के अंदर, तो हमारे पास बचे हुए 58 मिनट होंगे ना, काफी है। जिंदगी तो पल पल बदल रही है, राइट? जिंदगी तो पल पल बदल रही है। आज जब कभी मम्मी पापा लोग बोले होंगे, आज मैं भी बता रहा हूँ कि हम लोग के जमाने में कभी कोई आदमी सोचता था कि मोबाइल पे पढ़ लेंगे, है? उस जमाने में तो मोबाइल का होर्डिंग देख लेते तो सोचते थे कि कभी ले लेंगे, राइट? तो आज के जमाने देखो क्या होता है बेटा, वक्त बदलता है और वक्त बदल रहा है। बस बदले हुए वक्त के साथ हम कितने बदले, इसके साथ ही नजरिया, तो जिसका नजरिया बदलता है उसी का वो 5% एग्जामिनेशन में सिलेक्शन आता है। मैंने इसीलिए एक बात बता रहा था, जो उसकी बॉडी में भी वही 206 हड्डियां हैं, 639 मसल है, 1500 ग्राम का दिमाग है, राइट, ब्रेन है, और 150 ग्राम की 2 किडनियां हैं, और एक मुट्ठी पर साइज का 250 ग्राम का हार्ट है। अब देखा जाए तो डायलॉग है और समझा जाए तो 5 क्वेश्चन। क्या बोला मैंने? देखा जाए तो डायलॉग है और समझा जाए तो 5 क्वेश्चन। देख भाई, यहाँ पे शाहरुख खान के डायलॉग नहीं चलेंगे, यहाँ तो पुष्पेंद्र सर के डायलॉग चलेंगे, जिसमें एक डायलॉग के अंदर 5 क्वेश्चन समाहित हो जाएंगे। क्या क्या बताया भाई? हड्डियां कितनी जरा बताओ रे, 20 से। 206। फिर मसल कितनी बताई सर ने अभी? 639। तो उसका ह्यूमन क्या मतलब ब्रेन, सर? हाँ 639 मसल होने का क्या मतलब सर? मसल को कैसे गिना है? हाँ, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पोजीशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से मसल्स के नाम दिए गए। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मान लो ग्लूटियस मैक्सिमस, मैंने कहा स्टेपिडियल मसल, जो कान के स्टेपल्स बोन होती है उसके पास में एक मसल पाई जाती है, उसको स्टेपल मसल कहा जाता है, या स्टेपिडियल मसल कह सकते हैं, राइट? जैसे ये अगर लोअर जो है तो इसको बोलते हैं मेसेटर मसल। तो अब इसी तरह से हमारी बॉडी की हर, अब मैंने कहा जैसे 639 है, तो ऑब्वियस बात है जब मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो उन सबके बारे में बातचीत करेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्लास 11th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, नहीं, या 12th स्टैंडर्ड तक भी चले जाए, तो हमें केवल इतना ही पता चल जाए कि आखिर टोटल नंबर ऑफ मसल कितनी होती है, तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। जब मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो उन सारी पर्टिकुलर मसल के आपको ओरिजिन पढ़ने पड़ेंगे, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फिर आखिर वो कहाँ पर सप्लाई होती है, उसका इनर्वेशन कैसे किया जाता है। इनर्वेशन का मतलब बड़ी कीमती बात है, ये जो मसल्स होती है ना बेटा, वो नर्व फाइबर के साथ में गुच्छा बनाती है, उसको अपन बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? न्यूरो न्यूरोमस्कुलर मस्कुलर जंक्शन। जंक्शन। न्यूरो मतलब न्यूरॉन हो गया, मसल मतलब मसल हो गई, तो दोनों के धागे आपस में ऐसे गुथे हुए रहते हैं, बिल्कुल जैसे दो आपने रंग करके धागे रोक दिए। अब इससे क्या होगा, तूने क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके एक चैप्टर होता था, तो जिसमें एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ में एक सिनेप्टिक प्रोसेस बनाता था, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच में वहां पे एक तरह का, और एक्सॉन यस सर। टर्मिनल डेंड्रॉन की तरफ नर्व वहां पे अपना मसल, नर्व का जो वहां पे जो मैसेज है वो कन्वे होता था। तो ये अगर नर्व का मैसेज कन्वे हो रहा हो तो अपनी बात जगह ठीक है, लेकिन बेटे वहीं हम देखें कि नर्व जब अपने मैसेज को कन्वे करेगी तो मसल को वहां रिस्पॉन्ड भी तो करना पड़ेगा। तो मसल आखिर रिस्पॉन्ड कैसे कर पाती है? तो मसल रिस्पॉन्ड इसलिए कर पाती है क्योंकि मसल का वो फाइबर वो वास्तव में न्यूरॉन के साथ में एक तरह से एक ओवरलैपिंग बनाता है, इसी को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फंडा क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया ये 1500 क्या है, तो भैया ये ह्यूमन जो ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन, इसका वेट है भैया, ये वेट है ना, ये ग्राम है, यहाँ पे ग्राम में वेट है, ठीक है। अब ये क्या था, तो हमने बताया भैया ये किडनी की कहानी है, कितनी है, तो ये 150 ग्राम की 2 है, तो हमने अलग से 2 लिख दिया। फिर बताया ये क्या है, 250 ग्राम का, तो ये हमारा हार्ट है। तो मैंने इसे पढ़ लेते हैं, तो एग्जामिनेशन का सिलेबस और हमारा नजरिया दोनों बदल दिया। बेटा मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आप एक काम करो, कॉपी में फटाफट ये काउंटिंग लिखो। ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन्स का काउंट कितना है? 206। अभी मैं इस पर बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। फिर मसल का काउंट कितना है? 639।
ह्यूमन ब्रेन का वेट पूछा जाए तो क्या बताओगे? 1500 ग्राम वेट। और फिर किडनी का कितना है? ये वेट है ना, ये वेट है, ये तीनों चीज। डन 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 डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैं एक खास क्वेश्चन पे बात कर रहा था, मैं दोबारा उस पर लौटता हूँ। मैंने कहा कि आखिर एक सेकंड के लिए सोच करके देखो वापस से कि ये फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, फ्री एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर में इस नाइट्रोजन की जरूरत क्या पड़ी। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि आखिर ऑक्सीजन की जरूरत यहाँ पे 21% क्यों पड़ी। और फिर तीसरा क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत इतनी कम क्यों पड़ रही है, अगर इसको बढ़ा दिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन। एक बार फिर से चलता हूँ शहजाद भाई के पास, तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर देगा तो मजा आ जाएगा। और बाकी ये जो दोस्त है क्या नाम है, क्यू कैम बीटीडी, ए भाई जरा हिंदुस्तानी नाम लगा भाई, ऐसा लग रहा रोबोटिक आदमी है। क्यू कॉम बीटीडी, क्यू कॉम बीटीडी, क्यू कॉम बीटीडी। शहजाद ट्राई करेगा? नहीं, सर आप ही बता दीजिए। चलिए मैं लेके चलता हूँ मेरे बच्चे को उस दुनिया में। अच्छा देखिए एक बात बताइए, कभी तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं अपन कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स इन द बर्निंग। तो अब जरा सोच के, अगर गलती से, मतलब हिंदी में बता दूं किसी प्राणी के लिए, ऑक्सीजन सपोर्ट्स इन बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन जलने में सहायक है। अब अगर आपने ये 21% की जगह 100% रख दिया तो होगा क्या? कहीं चिंगारी बल्कि भड़केगी और पूरी दुनिया में शोले भड़क जाएंगे। आसान भाषा में, अगर ये जलने में सहायक है और आपने इसको 100% रखा होता तो कहीं जरा सी आग लगती तो वो आग और बढ़ जाती। इसलिए इस ऑक्सीजन को आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ड्रास्टिक गैस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नाइट्रोजन को ज्यादा क्यों रखा। तो जहां ऑक्सीजन चूंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो नाइट्रोजन के बारे में मेरे बच्चों ने पढ़ा होगा, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 7 है। तो 7 को अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ तो इसका मतलब कि जो p ऑर्बिटल है वो लास्ट में कैसा हुआ? हाफ फिल ऑर्बिटल। अब इतनी केमिस्ट्री सब लोग पढ़ के आए हैं कि फुल फिल ऑर्बिटल और हाफ फिल ऑर्बिटल होगा तो हमेशा जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टेबल होगा। अब मन में क्वेश्चन आता है कि अगर ऑक्सीजन जैसी ड्रास्टिक गैस को रिड्यूस करने, ऑक्सीजन जैसी ड्रास्टिक गैस को कंट्रोल करने के लिए अगर नाइट्रोजन जैसे स्टेबल गैस रखी गई है, तो फिर हमने जीरो ग्रुप की गैसेस क्यों नहीं रख ली? देखो बेटा, वास्तव में वो आर एनवायरमेंट ही हम क्लास 12 स्टैंडर्ड में जाके इकोलॉजी के फॉर्म में पढ़ते हैं, और क्लास 11 में उसी को बायोडाइवर्सिटी के अंदर रिलेट करते हुए चलते हैं, जिसको हम द लिविंग वर्ल्ड वाला पहला चैप्टर मानते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें सारे ऑर्गेनिज्म की जो अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, तो अगर हमने ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा रख दिया तो इवन सारे ऑर्गेनिज्म ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मतलब वो टूट जाएंगे। तो उनकी बॉडी के अंदर उस कैटाबॉलिक रेट को मिनिमाइज करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि हम ऑक्सीजन को कंट्रोल कर दें। ये पहला पॉइंट। अब इस ऑक्सीजन को फ्री एटमॉस्फेयर में कंट्रोल करने के लिए हमें एक ऐसी गैस की जरूरत थी जो स्टेबल हो। बट क्वेश्चन उठता है कि फिर हमने जीरो ग्रुप की गैसेस क्यों नहीं ले ली? तो तकलीफ इस बात की है कि अगर हम जीरो ग्रुप की गैसेस को ले लें तो जीरो ग्रुप की गैसेस इतनी ज्यादा स्टेबल होती है, इतनी ज्यादा स्टेबल होती हैं कि वहां पर वो कभी जरूरत पड़ने पर रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जैसा कि एक नजरिया ये है कि जब नाइट्रोजन की हम बात करें, तो जहां शहजाद ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि सर फर्दरली वो अमीनो एसिड या प्रोटीन बनाएगी, लेकिन वो कब बनाती है? बाउंडेड फॉर्म में। तो बाउंडेड फॉर्म में लाने के लिए तो नाइट्रोजन को आपको रिएक्टिव करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन की खास बात क्या है, खूबसूरती क्या है, कि जब ये स्टेबल है तो ये स्टेबल है, लेकिन जैसे ही आपने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दिया तो ये रिएक्टिव हो जाती है, और जब ये रिएक्टिव हो जाती है तो फिर अमीनो एसिड और उससे फर्दरली प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना देती है। क्या फंडा क्लियर हुआ शहजाद भाई? यस सर। तो अब ये दो फंडे तो क्लियर हो गए, अब तीसरे पे आता हूँ वापस से। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देंगे तो क्या होगा। मैं देखो एक बार फिर मौका देता हूँ, 30 सेकंड का समय मेरे दोस्त के पास, 30 सेकंड का समय दोस्त के पास, एक बार ट्राई करता है। सर इंसान अगर इनहेल करेगा
हाँ तो उसकी डेथ हो सकती है, अरे क्योंकि यार वो भाई साहब वो तो हीमोग्लोबिन के ठीक साथ है, हाँ स्टेबल प्रोडक्ट बना देगी। ओके, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी। देख क्या हुआ, ये एक नजरिया अच्छा है, अब मैं इस नजरिए से थोड़ा ऊपर लेकर के चलता हूँ, चलेगा? चलेगा दोस्त? हम्म ओके जरा ध्यान समझना, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। पहले मुझे बता दे, को कोल्ड ड्रिंक पसंद है? कोल्ड ड्रिंक पसंद है? नहीं सर, नहीं पीते नहीं हैं। पसंद है, नहीं पीते हैं, ये तो राजा बेटा वाला काम हो गया फिर तो। अच्छा यहाँ पे सुधांशु शुक्ला जी अवेलेबल हार्मफुल है। है। हाँ हार्मफुल है, क्यों हार्मफुल है ये बताएगा? चल सर इसमें कुछ मेरा क्या प्यारा बताऊं बच्चा बोले सर हम सोचे सर। नहीं थे। इसमें प्रैक्टिकल किया था सर मैंने, बेसिन वेसिन पे डाल पे, तो वो साफ हो गया था पूरा। इसका मतलब कुछ एसिड हाँ होगा इसमें, बिल्कुल या सही, बेसिस होगा। बिल्कुल सही बात है। चल मैं क्वेश्चन की तरफ दुनिया को लेकर के चलता हूँ, उसको बड़ा ध्यान समझना, और तुझे आज ये समझ में आएगा कि तूने वॉश बेसिन पे डाला या फर्श पे रखी हुई गंदगी को साफ करने के लिए कोल्ड ड्रिंक को यूज किया तो कैसे साफ होता है। जस्ट बताता हूँ, जरा देख। देख बेटा इसमें होगा पानी, ठीक है? अब ये पानी दरअसल आता कहाँ से? तो आमतौर पे ये इसकी जो इंडस्ट्री होती है वो शहरों से थोड़ा दूर रखी जाती है। शहरों से दूर कहाँ पे? जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल जो है पानी ऐसा होगा जिसके आसपास ट्रेंचिंग वाटर हो, ट्रेंचिंग ग्राउंड हो। ट्रेंचिंग ग्राउंड का मतलब क्या होता है? सर हाँ म्यूट बेटा, कीजिए। हाँ मैं दोबारा बोलता हूँ। ओके, मैंने कहा देख, आमतौर पे इसमें जो पानी ले आ जाता है तो ये जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पर होती है? तो शहरों से बाहर होती है, जहां आसपास ट्रेंचिंग ग्राउंड, मतलब जिसमें कि लैंडफिल्स बोलते हैं ना, जिसमें शहर का पूरा कचरा ला करके डाल दिया जाता है। इस तरह की जमीन के आसपास के एरिया का जो जमीन बहुत सस्ती हो जाती है वो ये फैक्ट्री ले लेती है। तो आप समझो कि जो पानी आया वो कितना पॉल्यूटेड था, पहला पानी क्यों कार्सिनोजेनिक हो जाएगा, मैंने कैंसर कॉजिंग हो जाएगा, एक इंडिकेशन हमें मिल गया। दूसरा, इस कोल्ड ड्रिंक को हम बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर। मैं इस क्वेश्चन के साथ लिंक करूंगा, बड़े खूबसूरत पॉइंट है, बड़ा ध्यान समझना। अब ये जो CO2 है इस पानी के साथ मिल करके छोड़ी जाती है। यही एक रीजन है कि जैसे पानी की बोतल हो उसको आप शेक करो तो ऐसा झाग उतने ज्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसको अगर आप थोड़ा सा शेक करें तो वो बहुत जल्दी झाग बना देती है और बाहर निकल जाती है। तो वास्तव में होता क्या है बेटा, ये जो CO2 और H2O है, अब केमिस्ट्री में इतना पढ़ के आए हो यार तुम लोग, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनेगी? H2CO3। इसी को क्या कहा जाएगा? कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड का मतलब क्या हुआ? एसिड। इसका मतलब वास्तव में डाइल्यूटेड फॉर्म में एसिड है। इसीलिए जब आप पानी पीते हो तो गटगटागट बहुत सारा एक साथ में पी सकते हो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब हम एक्सेल करते हैं तो ही हम एयर के अंदर अगर CO2 ज्यादा है तो उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब नॉर्मल अमाउंट में हो तो एक्सपायरेशन आसानी से हो जाता है, जब ज्यादा हो तो हमें यॉनिंग तक करनी पड़ जाती है, मतलब बल्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। तो दो क्वेश्चन दैट कम्स इन द माइंड कि दरअसल ये पर्टिकुलर कार्बोनेटेड वाटर या कोल्ड ड्रिंक में हुआ क्या? इसके अंदर पानी की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ? H2CO3 बन गया। तो डाइल्यूटेड फॉर्म में ये एसिड हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है वो आप खुद सोच सकते हैं। दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट, अगर ये ज्यादा चला गया तो होगा क्या? तो बेटा हमारी बॉडी में जब H2CO3 ज्यादा हो गया, मतलब ब्लड की जो पीएच है वो ड्रॉप डाउन हो गई, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एसिडोसिस। क्या बोलते हैं? एसिडोसिस। अब दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अगर इन्वायरमेंट में 0.03% से ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या प्रॉब्लम आएगा? बेटा CO2 की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ज्यादा होती है। अगर पूरे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट डेसिमल काउंट में ही बढ़ा दिया जाए, एक रिसर्च बताती है 0.03 से अगर 0.05% कर दें तो आप सोचो होगा क्या? हमारे जो ओशियंस है ना उसमें CO2 की बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगी, मतलब पूरा ओशियन ही कैसा हो जाएगा? एसिडिक एनवायरनमेंट में हो जाएगा। तो एसिडिक एनवायरनमेंट होने से जो वहां के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे। अब फूड चेन और फूड वेब सबने पढ़ा हुआ है, इन्वायरमेंटल साइंस EVS में उसे पढ़ते चले आए। तो अगर पूरे फूड चेन फूड वेब में एक बड़ा पोर्शन वहां जो पानी पीने आ रहा है जो ओशियन पे या फिर वहां पे रिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो आप समझो होगा क्या? हमारे छोटे छोटे फंडामेंटल जो हैं इन्हीं में बातें छुपी होती हैं। लोग कुछ याद करते हैं, कुछ समझते हैं। बेटा बायोलॉजी में लाने हम अगर 360 मार्क्स हैं तो नारायण की खास बात यह है 2 ईयर प्रोग्राम के अंदर डे 1 से लेकर के डे लास्ट तक का शेड्यूल होता है। सबसे खास बात है हर मंडे लाखों बच्चों के अंदर बीच में हमारा वहां पर टेस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है। फ्राइडे तक हमारे हाथ में रिजल्ट आ जाता है। अब रिजल्ट में अगर हमने बेहतर किया
तो बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस रहेगा कि हमने वाकई में जिन बच्चों के साथ compete करना है उनके साथ उनके बीच में इतना परफॉर्मेंस किया, और कभी हमारा परफॉर्मेंस कम हुआ तो हमारे पास तकरीबन 2 ईयर प्रोग्राम में 100 हफ्तों में 100 टेस्ट देकर के जानकारी मिलेगी हम कैसे अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे हर क्वेश्चन के पीछे हम जाएंगे, हर क्वेश्चन के पीछे की बेसिक्स को समझेंगे। देखो एनसीईआरटी 11 12 की मिला करके बायोलॉजी की बात करें तो बेटा 600 पेजेस हैं, तो इनको समझने का निर्णय का एक ही सिस्टम है, पेज टू पेज, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, हार्ट टू हार्ट। क्या बोला मैंने? पेज टू पेज, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, हार्ट टू हार्ट। हर पॉइंट पे चले जाइए, हर पॉइंट पे मेहनत करेंगे तो कैसे आगे नहीं बढ़ेंगे। शहजाद भाई ठीक ठाक बात समझ में आ गई? ऑडियो ऑफ करके हाँ बोला है मेरा दोस्त। हाँ शहजाद भाई, फंडा क्लियर हुआ है दोस्तों? यस सर। क्या रियलाइज किया आज बायोलॉजी की दुनिया में? एक पढ़ने का तरीका होता है और एक होता है रूटीन तरीका, तो दोनों में क्या अंतर समझ में आया मेरे बेटे को? सर बायोलॉजी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रटने वाला सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। ओके, आज मेरे बच्चे को ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? कुछ कुछ रटने का होता है, मोस्टली इसमें समझने का होता है। ओके जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे हम क्लासेस में मुलाकात करते जाएंगे, लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसको भी ऐसा मानते हैं कि भैया उसमें रटने की जरूरत है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सोयाबीन नाम सुना है तूने? सोयाबीन, यस सर। अब रिच इसका सोर्स ऑफ साइंटिफिक नेम प्रोटीन। मालूम है? हाँ, मुझे नहीं। बताएगा इसके? इसका नहीं, देख जा, अब इसका साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स। तो दुनिया बोलती है इसको रटना पड़ता है, लेकिन अभी तूने एक पॉइंट बोला कि इसमें प्रोटीन होता है। अब इतना तू जानता है कि प्रोटीन होता है तो अमीनो एसिड होता है। अब अमीनो एसिड में केवल दुनिया में नेचर में 20 ही है, और 20 में से सबसे सिंपलेस्ट वाले का नाम है ग्लाइसिन। क्योंकि वही सबसे ज्यादा होता है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, ग्लाइसिन मैक्स। अब तू मुझे बता कि इसको रटना पड़ा कि समझना पड़ा? समझना पड़ा सर। तो बेटा अब तू समझ गया कि दुनिया के अंदर जब किसी छोटे मोटे ट्यूशन क्लासेस के अंदर होते हैं और एग्जाम नेशनल लेवल की, तो बच्चों को हमेशा ही लगता है कि सब्जेक्ट रटने की चीज है। जब नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी करनी हो और नेशनल लेवल के मेंटर्स हो जिन्होंने बाकी में नेशनल लेवल पे नेशन के अलग अलग पार्ट में पढ़ाया हो, तो वो एक छोटी सी बात बोलेंगे और बात अलग लेवल पे निकल जाएगी। बात समझ में आ गई दोस्त? डन डन यस डन सर। डन। ओके, इधर जरा कोशिश करता हूँ मयंक शर्मा जी से बातचीत हो जाए। मयंक शर्मा, आवाज अवेलेबल है बेटा? मयंक, ओके देन सुधांशु शुक्ला। और कुछ लोगों ने तो अपने नाम जो है वो अभी भी कंप्यूटर कोडेड फॉर्म में रखे, मतलब उनको रीनेम करने की प्रोसेस तो सिखा दिया जाएगा। आप चिंता ना करें, पूरी टेक्निकल टीम होगी, हम लोग मिलकर के आपको असिस्ट करेंगे। हम समझते हैं सभी बच्चे जो आज गांव दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आसानी से इन सब पर्टिकुलर ऑनलाइन टेक्निकलिटी को एक दिन में समझ ले। लेकिन बेटा एक बात बताओ, जब पैदा हुए थे तो किस दिन किसको क्या आता था, राइट? दुनिया में आने के बाद ही इंसान धीरे धीरे सीखता है, और जब सीखता है तो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे रियलाइज करते हुए वो बातें भी सीख लेता है जो उसने सपने में भी नहीं सोची होती है। जैसे मान लो अभी शहजाद ने अपना वीडियो ऑन रखा, बकायदा मेरे प्रश्न को सुना और आंसर करने की कोशिश करी, और जब वो बेचारा आंसर कर रहा था तो उस दौरान जैसे उसका ऑडियो ऑफ था तो मैंने तुरंत देख करके पकड़ लिया और मैंने कहा भाई ऑडियो ऑन कर ले, तो उसने बकायदा अपनी बात बहुत अच्छे से बता दी। तो ऐसे सब लोग धीरे धीरे टेक्निकलिटी को समझ करके ये ऑनलाइन क्लासेस का बड़ा लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, देखो जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तो ऑनलाइन मिलेंगे, और जब मैं कहूँ कि ये जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस है इसकी खास बात क्या होगी, जैसे ही ये समय निकलेगा, अपना कोरोना का ये समय निकलेगा, तो बेटा इसके बाद हम लोग जैसे ही क्लासेस में मिलेंगे तो वो एक्चुअल लाइव क्लासेस में चले जाएंगे। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस से एक्चुअल लाइव क्लासेस तक ही जानी है, राइट? ओके, क्यू कॉम आकाश शर्मा जी से बात हो रही है। ओके आकाश, कौन से स्कूल से बेटे? हाँ, और ये भी एक बड़ा अच्छा काम किया कि जैसे मान लो आवाज में कोई सडनली कोई एरर आ गई आपकी, तो आपने मैसेज कर दिया, इट इज डिस्प्लेड नाउ, वो आराम से दिख जाता है, हमें आराम से पढ़ने में आ जाता है। हाँ, मैं पूछ रहा था आकाश कौन से स्कूल से है? ओके हेलो। डन डन। हाँ बेटा आकाश अवेलेबल? यस। कौन से स्कूल से बेटे? KBN। ओके वेरी गुड। क्या रियलाइज किया आज मेरे बेटे ने? गुड रियलाइज किया सर, अच्छे से समझ में आया। वेरी गुड बेटा। तो बस अब ये जर्नी का दौर है। अब आप ये समझिए कि 2 ईयर प्रोग्राम के अंदर एक एक सेकंड बहुत कीमती है। जब हम लाखों बच्चों की दौड़ में होते हैं तो हम लोग जब मिल करके मेहनत करेंगे, हफ्ते भर का पूरा शेड्यूल हमारे लिए फिक्स होगा, ईयर लॉन्ग प्रोग्राम हमारे हाथ में लिखा हुआ होगा। देखो क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। इसका मतलब क्या हुआ
जिसने जीतने का प्लान नहीं बनाया तो उसके हारने का प्लान तो तैयार हो गया। तो मेरे बच्चों का प्लान तो मैं बनाऊंगा, और दुनिया में बच्चे लोग बच्चों का प्लान बनाएंगे, राइट? बच्चे खुद का प्लान बनाएंगे, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपके लिए मास्टर प्लान बनाएंगे। Yes, sir. शहजाद लास्टली बताएगा, आकाश लास्टली बताएगा कि जीतने के लिए इस तरह के एग्जामिनेशन में प्लान की जरूरत है कि मास्टर प्लान की। मास्टर प्लान की सर। चलो बेटा, सी यू ऑल, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय। कंप्लीट हो गया सर। थैंक यू। हाँ बेटा, कंप्लीट हो गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ओके सर। ओके सर। बाय बेटे, Bye. बाय राजा, बाय थैंक यू सर। एवरीवन, टेक केयर, है ना? जल्दी से मिलते हैं। थैंक यू। Okay, sir. थैंक यू। खत्म क्लास।